सुबह की पहली किरण चारों तरफ चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सुबह की शीतल की तरह ठंडी हवा जो बदन को छू कर झंझनाहट सी महसूस हो रही थी। एक सुनसान रास्ते में हवाओं से हिलते पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा मंदिर एक सुनसान सी जगह पर था। वहां सुबह की आरती हो रही थी, मगर वहां कोई नहीं था सिवाय एक पंडित जी के जो पूजा कर रहे थे। शायद वहां कोई आता ही नहीं था। मगर अगले ही पल वहां एक महंगी कार आई। उसमें से 3 आदमी उतरे और एक आदमी दूसरी साइड आकर कार का गेट खोला, पर उसमें से कोई निकला ही नहीं। उस आदमी ने झुक के देखते हुए कहा, द्रुति बाहर आओ। उस लड़के की आवाज सुनकर एक लड़की ने अपना पैर धीरे से बाहर निकाला और फिर वह कार से नीचे उतरी। उसने लाला रंग की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियां, दूध सी गोरी बदन, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों को ढकी हुई थी उसके घने घने पलकों ने। वह उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। देखने में उसकी उम्र बहुत कम थी, मगर इन सब के बावजूद कुछ था जो उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था। वह था उसके चेहरे का नूर जो कहीं उसकी उदास आंखों में खोया हुआ था। तभी उसी आदमी ने दोबारा कहा, द्रुति मंदिर के अंदर चलो। द्रुति चुपचाप सर झुकाए मंदिर की तरफ चलने लगी थी। वह तीनों आदमी भी उसके पीछे चलने लगे थे। वो आदमी जो द्रुति को कार से निकलने के लिए बोला था वह किसी को फोन करने लगा था। 1-2 बार कॉल करने पर दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया गया था। उस आदमी ने बोला, हम पहुंच चुके हैं, तुम कब तक आ रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, आरुष आई म किंग इन 15 मिनट्स। आरुष द्रुति को देखते हुए बोला, ओके मैंने पंडित जी से बात की है, वह कह रहे हैं कि इस विधि में थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ से जवाब में कहा, मेरे आने से पहले सब कुछ रेडी रहना चाहिए, मेरे पास इन सब के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुन आरुष फोन रख के अंदर चल गया था। कुछ देर में मंदिर के बाहर एक ऑटो रुकी और उसमें से एक लड़का हड़बड़ाते हुए बाहर निकाला। वह इधर उधर देखते हुए चल रहा था कि जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। वह मंदिर में गया और अंदर जाते ही उसकी नज़र द्रुति पर गई, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उस लड़के ने द्रुति के पास जाने की कोशिश की, मगर सामने खड़े 2 गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। मगर वह लड़का वहीं से घबराते हुए द्रुति से बोला, द्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? द्रुति ने आपने नजरें उठाकर उस लड़के को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सुबकते हुए बोली, शिव आप यहाँ? उसकी आवाज में इतना दर्द भरा था कि वह किसी का भी दिल पिघला सकता था। द्रुति कुछ कहती कि आरुष वहां आकर बोला, द्रुति जाओ वहां बैठो। शिव जैसे तैसे गार्ड्स को हटाकर द्रुति के पास आया और उसका चेहरा पकड़ के आंसू पोंछने लगा और कहा, तुम रो क्यों रही हो? और ये लोग कौन है? और तुमने ये लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? द्रुति बताओ मुझे क्या हुआ है? शिव को बातें सुन द्रुति रोते रोते जमीन पर बैठ गई, जैसे वह टूट के बिखर गई हो। शिव कुछ कहता कि तभी पीछे से एक तेजतरार आवाज आई, ये कौन है? शिव, आरुष और वहां मौजूद सभी लोग उसी की तरफ देखने लगे। आरुष आंखें मीचते हुए खुद से बोला, इसे लड़के को भी अभी ही आना था क्या? अब पता नहीं धैर्य इसका क्या हाल करेगा। आरुष ने उस आदमी के तरह आगे बढ़ते हुए कहा, धैर्य तुम आ गए, सारी तैयारी हो गई है, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। धैर्य यशवर्धन देखने में काफी हैंडसम था। अच्छी खासी बॉडी, आंखों पर सनग्लासेस, उजला कुर्ता बॉडी पर फब रहा था, बालों को एकदम अच्छे से सेट किया हुआ था और ऊपर से 6 फुट की लंबाई। वह किसी हीरो से काम नहीं लग रहा था। धैर्य ने आगे बढ़कर शिव को द्रुति से दूर किया और खुद उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा, चले मिस द्रुति, आई होप तुम मिसेस यशवर्धन बनने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। शिव उसके पीछे जाते हुए चिल्लाते के बोला, उसे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो। वो धैर्य के कंधे पर हाथ रखता कि जो 2 आदमी थे पहले से ही आकर उसे पकड़ते हुए बोला, ए लड़के चले जाओ यहाँ से वरना बहुत पीटेगा। शिव उस पर अपने हाथ पैर चलने लगा था। उधर द्रुति के आंसू बहते जा रहे थे। वह जब पीछे मुड़कर देखी तो वह दोनों आदमी उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। द्रुति सुबकते हुए बोली, उसे जाने दो प्लीज, मत मारो उसे, छोड़ दो उसे प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। द्रुति की बातों पर ध्यान दिए बगैर धैर्य ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या शादी की पूरी तैयारियां हो गई है?
पंडित जी ने हाँ में सर हिला दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धैर्य ने द्रुति की तरफ एक नज़र डाली जो इस वक्त शिव को मार खाता हुआ देख रही थी। उसने द्रुति के करीब आकर कहा, जितना देर करोगी उतनी देर वह लड़का पीटता जाएगा। धैर्य की बात सुनते ही द्रुति बिना देखे पंडित जी के सामने जाकर बैठ गई। द्रुति ने एक बार भी धैर्य की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। आरुष दोनों की फोटोज ले रहा था और कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई थी। द्रुति का पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और शिव को बहुत पहले ही वहां से दूर ले जाया जा चुका था। वहां से उठकर दोनों बाहर की तरफ आने लगे और तभी धैर्य ने अपने जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट जलाते हुए आरुष से बोला, यहाँ सब हैंडल कर लेना और उस लड़के को भी। मैं अब निकलता हूँ। धैर्य गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने लगा पर द्रुति अभी भी वही खड़ी थी। अपने पीछे किसी को आता न देख के वह फिर से पीछे मुड़ा। द्रुति की नम आंखें देख वह वहीं खड़ा होकर उसे घूरने लगा। तभी आरुष ने प्यार से द्रुति को समझाते हुए कह, द्रुति धैर्य के साथ जाओ। द्रुति जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। तभी धैर्य ने गुस्से में आकर जलती हुई सिगरेट फेंकी और द्रुति का हाथ पकड़कर उसके खींचते हुए ले जाने लगा और कहा, तुम जैसी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। जब तक जोर जबरदस्ती ना करो तब तक नखरें दिखाना है तुम लोगों को। धैर्य खींचते हुए द्रुति को मंदिर के सीढ़ियों से बाहर ले जाने लगा था और साड़ी के वजह से द्रुति लड़खड़ा रही थी। ये देख पीछे से आरुष ने आवाज लगाते हुए बोला, धैर्य बी जेंटल यार। पर धैर्य कुछ सुना ही नहीं। वह वैसे ही खींचते हुए ले जाकर द्रुति को अपनी कार में बैठाया और दूसरी तरफ आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। द्रुति पूरे रास्ते भर बस शिशक शिशक कर रो रही थी। उसके इस तरह लगातार रोने से एक टाइम के बाद धैर्य परेशान हो गया था। कार बिल्कुल तेजी से चल रही थी। धैर्य कंट्रोल करके बैठा हुआ था। बिल्कुल सुबह का समय था इसलिए पूरा रोड खाली था। पूरे 1.5 घंटे लग गए थे उन दोनों को घर पहुंचने में। वह जिस एरिया पर पहुंचे वहां सिर्फ विला ही थे। वह दिल्ली के जाने माने इलाकों में से एक था। धैर्य की कार एक बड़े से गेट के पास आकर रुकी और उसने अपने फोन से कुछ क्लिक किया तब फौरन दरवाजा खुल गया। द्रुति के आंसू भी सूख चुके थे मगर वह सिर्फ एक लाश की तरह बैठी हुई थी। धैर्य कार को विला के अंदर ले गया जहां बड़े पेड़, फाउंटेन, रंग बिरंगों फूलों से पूरा गार्डन भरा हुआ था। 3 मंजिला विला जो बाहर से ही देखने में लग रहा था कि उस घर में 20 कमरे तो जरूर ही होंगे। धैर्य ने द्रुति के साइड आकर विंडो नॉक किया। एक बार करने पर द्रुति ने नहीं सुना तो वह जोर से नॉक किया तब द्रुति का ध्यान टूटा। द्रुति अपनी नज़र नीचे किए हुए ही बाहर देखी। धैर्य ने उंगलियों से बाहर निकलने का इशारा किया। द्रुति इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा खुलेगा कैसे। धैर्य कार से बाहर निकला और वह आगे बढ़ने लगा था कि दोबारा पीछे मुड़ के कार की तरफ देखा। द्रुति अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। धैर्य गहरी सांस लेकर गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, अब क्या मैं इसके लिए दरवाज़ा खोलूं तब ये कार से निकलेगी? ये चीप लोगों की यही आदत हो जाती है। जरा सा पैसा देखा नहीं कि आपने आपको आमिर समझने लगते हैं। धैर्य उसे गुस्से में घूर रहा था तभी उसने जल्दी से गेट खोला और कहा, निकालो बाहर। द्रुति बाहर निकली और जैसे वह खड़े होने की कोशिश की उसका पैर साड़ी में फंसा। वह लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि धैर्य ने उसे कमर से पकड़ लिया। द्रुति का पूरा भार धैर्य के ऊपर होते हुए भी धैर्य को तब भी लगा कि उसने कुछ पकड़ा ही नहीं है। धैर्य ने कुछ समय के लिए द्रुति का चेहरा देखा। उसने अपनी आंखें डर से बंद करके रखी हुई थी। धैर्य ने गुस्से में बोला, अब तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता है। धैर्य ने तुरंत द्रुति को वही छोड़ दिया जिसकी वजह से वह गिर गई और उसे चोट भी आई मगर धैर्य अंदर की ओर चला गया। गिरने की वजह से उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। उसने सामने देखने की कोशिश पर आंसू की वजह से उसे सब धुंधला दिख रहा था। कुछ देर रो लेने के बाद वह उठी और डरते हुए अंदर जाने लगी। जब वह अंदर गई तब वहां उसे कोई नहीं दिखा। इतने बड़े घर में वहां सिर्फ वह और धैर्य ही थे। वह धैर्य के पीछे पीछे एक कमरे में गई और जाकर एक कोने पर रखे सोफे में बैठ गई।
धैर्य कुछ देर में अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया। तब उसने एक नज़र द्रुति को देखा और वहां उसे अकेला छोड़ बाहर की ओर निकलने लगा। तभी उसके दरवाज़ा खोलने ने पहले बेल बजने की आवाज़ आई और सामने रखी एक छोटी सी स्क्रीन खुली जिसमें पुलिस की वर्दी में कुछ लोग दिखे। तब धैर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ गई। वो इंटरकॉम पर बोला, हु इज दिस? तभी मेन गेट के बाहर खड़े गार्ड ने कहा, साहब ये पुलिस वाले। तभी उसे वही रोकते हुए एक ऑफिसर ने कहा, हम दिल्ली पुलिस से है, आपके यानी मिस्टर धैर्य यशवर्धन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई है। धैर्य ने स्क्रीन पर ध्यान से देखा तो उसे मंदिर वाला लड़का यानी शिव भी उनके साथ दिखा। वह समझ गया कि ये यहाँ क्या करने आया है। तभी उसने संयम रखा और आराम से पुलिस वालों से कहा, अच्छा, आप लोग अंदर आ सकते हैं। और खुद फौरन द्रुति के पास गया और उसका हाथ पकड़ाकर खींचते हुए ले जाकर कहा, क्लीन योर फेस, पुलिस के सामने ये रोने वाली शक्ल बिल्कुल मत दिखाना। अगर कुछ भी ऐसा किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब बुलाओ तभी बाहर आना। धैर्य ने एक कमरे में द्रुति को छोड़ दिया और खुद लिविंग रूम में आकर बैठ गया। पुलिस वाले अंदर आए। शिव धैर्य को देख के गुस्से में उसके पास जाके बोला, सर यही है वो, इसे अभी गिरफ्तार कर लीजिए। एक पुलिस वाला शिव को पकड़ के बोला, मिस्टर धैर्य ये कह रहे हैं आपने इनकी गर्लफ्रेंड से जबरदस्ती शादी की है और उन्हें डराया धमकाया है। धैर्य हंसते हुए बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये कौन है मैं जनता भी नहीं, और रही शादी की बात तो मैंने जिससे शादी की है वह भी इन्हें नहीं जानती होंगी और हम दोनों ने खुद की मर्जी से शादी की है। मैं अपनी बीवी को बुला देता हूँ, आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। धैर्य ने गला साफ करके कहा, द्रुति बेबी, बाहर आना। कुछ टाइम लगा लेकिन दरवाज़ा खुला। द्रुति कदम बाहर रखी ही थी कि वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। धैर्य ने द्रुति को बुलाया। कुछ मिनट वेट करने के बाद द्रुति बाहर आई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह सहारा लेने के लिए कुछ धुंध रही थी पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर गई। सबका ध्यान दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से द्रुति की तरफ था। जब द्रुति बेहोश हुई तो सब शॉक में थे। सबसे ज्यादा धैर्य को झटका लगा। उसे लगा द्रुति नाटक कर रही है, उससे फंसाने के लिए ये सब चीजें कर रही थी। शिव द्रुति के पास भागते हुए गया, उसका गाल थपथपा के उसे उठा के कहा, सर मैं कह रहा था कि इसने इतना डराया है कि ये बेहोश हो गई है। धैर्य अपना गुस्सा शांत करते हुए द्रुति के पास जाके शिव का हाथ पकड़ के कास के दबाते हुए कहा, मिस्टर आप जो भी हैं, आप मेरी बीवी से दूर रहे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? धैर्य नीचे झुक के द्रुति को गोद में उठाया और उसी रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया था। शिव गुस्से में कल्लोर पकड़ लिया। पुलिस वाले जल्दी से आकर शिव को पकड़े और अलग करते हुए बोले, जब आपको ही सब कुछ फैसला करना है तो हम यहाँ क्यों ही आए हैं? आप अपना गुस्सा अपने पास रखें, नहीं तो यहाँ से बाहर जाए। धैर्य फोन निकल के किसी को कॉल करने लगा था। पुलिस वाला दूसरे से कहा, राणा डॉक्टर को कॉल करो। धैर्य दांत पिसते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फोन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से फोन उठते ही धैर्य ने कहा, डॉक्टर आरुष जल्दी से घर आ जाए, मेरी वाइफ बेहोश हो गई है। दूसरी तरफ से आरुष ने कहा, क्या डोंट टेक मी कि तुमने कुछ कर दिया उसके साथ? धैर्य की शाम की सीमा घटती जा रही थी। वो द्रुति और सामने खड़े पुलिस वाले को देख के कहा, डॉक्टर जल्दी आने की कोशिश करे, पुलिस वाले द्रुति का बयान लेने आए हैं। आरुष ने कहा, क्या पुलिस? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। धैर्य फोन रख के पुलिस वाले को शक न हो इसलिए द्रुति के पास बैठने गया। पर पुलिस वाला धैर्य को कहा, आप भी बाहर आ जाए, जब तक हम बयान नहीं ले लेते हैं। धैर्य द्रुति को देखा और बाहर आ गया था। कुछ देर में आरुष भागते हुए आया, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। धैर्य उसके आते ही बोला, वह अंदर है। आरुष अपना बैग लिए अंदर चला गया। कुछ देर चेक करने के बाद कहा, थोड़ी देर में इन्हें होश में आ जाएगा। पुलिस आरुष को देखते हुए कहा, पर हुआ क्या है इन्हें? आरुष द्रुति को देखते हुए कहा, इनका बीपी लो हो गई है और शायद इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। सब बाहर वेट करने लगे थे। धैर्य बार बार टाइम देख रहा था। पुलिस वाला धैर्य को देखते हुए बोला, सर जी कहीं जाना है क्या? बीवी बीमार है और आप बहुत जल्दबाजी में हैं। धैर्य आंखों में आंखें डाल के कहा, आपको मेरे टाइम से क्या लेन डॉट?
आरुष धैर्य के कंधे पर हाथ रख के कहा, ऐसी बात नहीं है, वह द्रुति से बहुत प्यार करता है, न और को अभी तक होश नहीं आया तो परेशान हो गया है। शिव गुस्से में घूरते हुए कहा, बस झूठा नाटक है, मैंने खुद देखा है इन दोनों को द्रुति को शादी के लिए जबरदस्ती करते हुए। धैर्य गुस्से में खुद से बोला, मेरे रेपुटेशन की बात है, होती न तो इसका मैं मुंह तोड़ देता। ये गरीब इतने इरिटेटिंग क्यों होते हैं, पहले वह लड़की जो बेहोश पड़ी है, उसके बाद ये लड़का। धैर्य अपने मन में सोच रहा था कि अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। सब कोई जल्दी से उस कमरे में चले गए थे। रूम में सब देखे द्रुति नीचे बैठी कांच के टुकड़े चुन रही थी। धैर्य उसे देख के और गुस्से में आ गया था। आरुष धैर्य का चेहरा देखा और जल्दी से आकर द्रुति के सामने खड़े होकर कांच उसके हाथ से गिरते हुए बोला, ये क्या कर रही हो द्रुति, नीचे छोड़ो इन्हें। द्रुति आरुष को एक नज़र देखी, फिर से अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। आरुष उसे बेड पर बैठते हुए कहा, यहाँ बैठो। शिव उसके पास आके कहा, द्रुति मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस को सब सच सच बता दो। लेडी पुलिस उन तीनों से कही, आप सब बाहर जाए, हमें पूछताछ करने दीजिए। धैर्य का मन तो कर रहा था कि वह शिव का गला दबाकर मर दे। धैर्य शिव से कहा, पहले तुम जाओगे इस कमरे से। पुलिस वाले द्रुति को घेर के खड़े हो गए थे। एक पुलिस वाले ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो द्रुति, अब कैसा फील कर रही हो? द्रुति हिचकिचाते हुए धीरे से कही, हम ठीक हैं अभी। पुलिस वाले ने कहा, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, बिना डरे हमें जवाब दीजिएगा, हम हैं आपके साथ। द्रुति हमें सर हिला दी थी। पुलिस वाले ने पूछा, आपके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है? द्रुति न में सर हिला दिया था। पुलिस ने पूछा, आपके बॉयफ्रेंड ने कहा आज सुबह आपके साथ जबरदस्ती शादी किया है मिस्टर धैर्य ने? द्रुति के सामने सुबह का मंजर सामने घूम गया था, वह किसी सोच में डूब गई थी। पुलिस वाले ने दोबारा टोका, द्रुति बताए। द्रुति होश में आकर बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भाई है और हमने अपने मन से शादी की है। पुलिस वाला पीछे मुड़ के शिव को देखा, वह शॉक में खड़ा था। पुलिस वाला द्रुति से पूछा, आप किसी के दबाव में आकर तो ये जवाब नहीं दे रही हैं न? द्रुति न में सर हिला के बोली, नहीं, ये मेरा फैसला है, ये शादी हम दोनों की मंजूरी से हुई है। पुलिस वाला गहरी सांस लेकर कहा, बोला ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। पुलिस वाला बाहर आ गए थे। शिव हाथ जोड़ के कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझ बात करने दे, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। धैर्य गुस्से में चीला के कहा, बहुत हो गया तमशा, जब मेरी वाइफ ने के दिया है तुमको नहीं जानती है तब भी झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर हरसमेंट का केस कर सकता हूँ, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। पुलिस वाले धैर्य से हाथ मिलाकर कहा, सॉरी मिस्टर धैर्य, आपको परेशान करने के लिए। धैर्य झूठी मुस्कान लिए बोला, इट्स ओके। पुलिस वाले ने धमकाते हुए कहा, मिस्टर शिव, आप झूठी केस के लिए पुलिस टाइम बर्बाद करने के कारण जेल में डाल सकते हैं, पर छोड़ रहे इनके वजह से आगे से इन्हें परेशान न करे। पुलिस वाले वाहन से निकल गए थे। शिव अभी भी धैर्य को घर रहा था। आरुष कमर पर हाथ रख के कहा, वो भाईजान यहाँ से और पिट के जाना चाहता है क्या? आरुष इतना कहा था कि धैर्य गुस्से में उसके मुंह पर एक मुक्का मार के कहा, तुम घटिया लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्लोर पकड़ने की, अपनी औकात में रहो। आरुष धैर्य को छोड़ते हुए कहा, धैर्य छोड़, उसे जाने दे। धैर्य उसे गुस्से में झंझोड़ते हुए छोड़ दिया था। शिव गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, द्रुति, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे लड़की हो, तुम बहुत पछताओगी, तुम भी दूसरी लड़कियों जैसे निकली जो सिर्फ पैसों की पीछे भागती है, तुम हर दिन तिल तिल करके करोगी। मेरी फीलिंग के साथ खेलने का हक किसने दिया था तुम्हें? मैं बागवान से मनाऊंगा कि तुम्हें कभी प्यार न मिले, तुम प्यार के लिए तड़पोगी जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। आरुष सर पकड़ के कहा, बस हो गया, निकलो यहाँ से, निकलो, आसपास भी नहीं दिखना अब। आरुष उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर तक छोड़ कर आया। अंदर आर्य द्रुति के पास आकर गुस्से में कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा था कोई भी गड़बड़ नहीं करना, फिर भी तुम्हें उन पुलिस वाले और अपने तो टेक के बॉयफ्रेंड के सामने बेहोश होने का नाटक किया। धैर्य द्रुति पर हाथ उठता कि पीछे हाथ पकड़ के बोला, धैर्य क्या कर रहा है तू? उसकी हालत हो देख पहले, क्यों तुझे फालतू में पंगे लेने हैं? अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वैसे भी तुझे क्या दिक्कत, जब वह तेरे ही हक में जवाब दी है तो
वह नाटक नहीं कर रही थी, वह सच में बेहोश थी। डॉक्टर मैं हूं, तू नहीं। बाहर जा, मुझे चेक करने दे और मेड को आउट हाउस से बुला और इसके लिए कुछ खाने के लिए बनवा। धैर्य गुस्से में घूरते हुए द्रुति से कहा, इससे बोल दे अगली बार से कोई तमाशा मेरे घर पर या आस पास नहीं चाहिए। आरुष गुस्से में बोला, तू जाएगा यहाँ से बाहर। धैर्य बाहर चला गया। आरुष द्रुति को देखा जो सहम कर बैठी हुई थी। आरुष बाहर गया, वह किचन में जाकर एक गिलास में जूस निकलाकर द्रुति के कमरे में ले गया और बगल वाले टेबल में रख के बोला, द्रुति शांत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। द्रुति की बॉडी कांप रही थी। आरुष द्रुति का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हुए बोला, कब से खाना पीना छोड़ा हुआ है तुमने? द्रुति रोते हुए हाथ जोड़ के बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे माँ बाबा कहाँ है? आरुष द्रुति को कांपता देख के उसका सर छूते हुए कहा, द्रुति कब से तुमने खाया नहीं है? द्रुति डरते हुए पीछे होते जा रही थी। आरुष द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, द्रुति क्लैम डाउन, डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकती हो। द्रुति हाथ जोड़ के रोते हुए बोली, मुझे जाने दे। मेरे माँ पापा कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है, उन्हें कुछ नहीं करना, आप जो बोलोगे मैं वह करूंगी। आरुष टिश्यू पेपर देते हुए कहा, पहले रोना बंद करो। द्रुति टिश्यू पेपर लेकर आंसू साफ करके कहा, उसके बाद बताओगे? आरुष पहले झपका के कहा, हाँ। द्रुति जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी थी। आरुष उसे देख के खुद से कहा, क्या कर रहा है आरुष तू? भगवान तुझे नर्क में भी जगह नहीं देगा। इस धैर्य के करना, इस एक हफ्ते में वह योग किया है जो मैं कभी करने का सोच भी नहीं सकता था। कितनी मासूम है ये, वैसे भी अभी उम्र ही किया है इसकी, सिर्फ 19 साल। इस उम्र में लड़कियां घूमना फिरना, जिंदगी खुल के जीने का सोचती हैं, पर इसे नहीं चाहते हुए भी इस मजबूरी में शादी करनी पड़ी। कैसे ये खुद को संभलेगी और कैसे ये रिश्ता निभाएगी? अभी तक तो इसे पता भी नहीं है इसके साथ हुआ क्यों है। द्रुति आरुष को देख कही, अब मैं नहीं रो रही हूँ, अब माँ बाबा के बारे में बता दो। आरुष जूस का ग्लास द्रुति को दिया और कहा, इसे खत्म करो और दवा खाओ। द्रुति जल्दी से जूस का ग्लास लेकर एक सांस में पी गई और दवा भी खा लिया और आरुष को देखने लगी थी। आरुष गहरी सांस लेकर कहा, द्रुति जब तक तुम्हें धैर्य परमिशन नहीं देगा तब तक तुम इस विला से बाहर नहीं जा सकती। रही बात तुम्हारी माँ बाबा की, वह ठीक है। द्रुति रोते हुए नमे सर हिला के कही, आपने जो कहा मैंने वह किया। आपने शादी करने बोली, मैंने शादी कर ली, ना ही मैंने किसी को कुछ भी बताया। मेरे माँ बाबा को छोड़ दो, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करानी है, उनको इलाज की जरूरत है, नहीं तो वह मर जाएंगे और भाई तो बहुत छोटा है, वह किसी भी आवाज से डर जाता है। आरुष द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, द्रुति मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें डराने के लिए तुम्हें एक फेक वीडियो बनाकर दिखाया गया कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तुमने शादी के लिए हाँ कहा और तुम्हारे बाबा का इलाज मेरे हॉस्पिटल में चल रहा है, जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे माँ बाबा और भाई ठीक है, आगे तुम जानती हो क्या होगा। द्रुति अपनी किस्मत पर रोने लगी थी। आरुष टेबल पर एक कागज पर नंबर लिख रख के कहा, द्रुति ये मेरा नंबर है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। आरुष बाहर चला गया था। आरुष गुस्से में कहा, हर चीज को गुस्से में हैंडल करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। वह लड़की तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, तू उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता है। धैर्य गुस्से में कहा, वह मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वैसे भी मुझे नफरत है गरीबों से और उन लड़कियों से अपने आप को गरीबी के आड़ में मासूम दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह भी पैसों के लिए ही शादी की है। वह मेरे आसपास भी न भटके तो ज्यादा अच्छा हो, और वह ऐसे ही नहीं आई है यहाँ, मैं उसकी मुन मांगी रकम दे रहा हूँ, उसके सड़क पड़े माँ बाप और भाई को घर दिया है, रहने का खर्च दे रहा हूँ मैं। वो लड़की ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है यहाँ, ज्यादा उड़ेगी तो पर काट के हाथ में दे दूंगा। आरुष आंखें बड़ी करके कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करने वाले हो तुम? धैर्य वहां से निकलते हुए कहा, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, मैं जा रहा हूं यहाँ से। आरुष भी उसके पीछे चला गया था। द्रुति उस घर में अकेले थी, उसके रोने से उसका पूरा रूम गूंज रहा था। वो रोते रोते सोच रही थी कैसे तुरंत में उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसका वहां दम घुट रहा था। द्रुति रोते रोते चीखते हुए कही, बाबा मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। द्रुति आंसू पोंछ के खड़े होते हुए कही, माँ परेशान हो रही होगी और बीटू को मेरी जरूरत होगी,
मुझे निकलना होगा यहाँ से, मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकती हूँ। द्रुति रोते हुए अपने में बात कर रही थी, जैसे कोई बच्चा हड़बड़ा जाता है, किसी चीज को लेकर सोच समझ नहीं पाता है, वैसे द्रुति हड़बड़ा गई थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि उसके प्यारों के कांच का टुकड़ा गाड़ गया था, उसके मुंह से दर्द में आ निकल गई थी। वो लड़खड़ा कर गिर गई थी, उसके पाँव से खून रिसने लगा था। वो कांच निकलने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द से वह छू भी नहीं पा रही थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुला, एक अधेड़ उम्र का आदमी खाना लेकर अंदर आया। वो द्रुति को देखते हुए कहा, आप तो क्यों रही हैं? वो द्रुति को देखे उसकी नज़र चोट पर चली गई थी। वो जल्दी से खाना टेबल पर रख के वह फर्स्ट एड किट निकलते हुए कहा, मैडम आपको चोट कैसे लगी? वो आदमी उसके पैरों के पास बैठा और कांच देख के कहा, आपके पैरों में तो कांच गड़ गया है, आप रोए नहीं, हम निकल देते हैं। वह आदमी द्रुति के चोट पर पट्टी की ओर के पैरों को ऊपर करते हुए बोला, पैर नीचे नहीं करिएगा, ये खाना खाए और आराम करे। द्रुति कुछ नहीं बोल रही थी। वो आदमी द्रुति का चेहरा देख के कुछ भी पूछने से अपने आप को रोक दिया था। तभी घर की घंटी बजी, वह आदमी बाहर जाते हुए कहा, मैडम ज़रूरत हो तो बुला लेना। वो बाहर गया और कुछ देर में वापस आके कुछ बैग रखते हुए कहा, मैडम आरुष सर ने आपके लिए ज़रूरत का सामान भेजवाया है। वो द्रुति को कुछ न कहते हुए देखकर वह आदमी बाहर चला गया था। द्रुति घंटों बैठी रही, उसकी पेट से जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। वो खाना को घूरते रही, फिर धीरे से आप अपना हाथ खाने की तरफ ले गई, जैसे देख रही हो खाना सच में है या नहीं। महसूस कर लेने के बाद उसने खाना शुरू किया। धीरे धीरे वह खाना खाने लगी थी। 3 दिन हो गए थे उसे खाना खाए हुए, उसके निवाला लेते ही जैसे उसके शरीर में ताकत आ गई थी। कुछ देर खा लेने के बाद वह प्लेट थोड़ा दूर जाकर रखती थी। द्रुति रूम को चारों तरफ देखते हुए बाथरूम में चली गई और हाथ धोते हुए उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। अपनी माह में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख उसे शिव की याद आ गई थी। फ्लैशबैक। शिव शिव, सुने तो हमारी बात, आप न बहुत अपने पीछे भगाते हो, देखना इसका बदला हम जरूरत लेंगे। शिव पीछे मुड़ के द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, एक तो तुम छोटी सी हो, मेरे साथ चल नहीं पाती हो, और छोटे छोटे पाँव हैं आपके, अब हम क्या करें? द्रुति मुंह फूला के बोली, तो आप धीरे चला करो ना। शिव द्रुति का हाथ चूमते हुए कहा, जब हम शादी कर लेंगे न तो आप जैसा चाहेंगी वैसा हम करेंगे, जितना धीरे बोलोगी उतना धीरे चलेंगे। फ्लैशबैक। द्रुति का हाथ अपने मांग में लगे सिंदूर पर चला गया था। वह बार बार पानी से छुटाने की कोशिश कर रही थी पर मिट ही नहीं रहा था। वह जल्दी से सवार के नीचे खड़े होकर सवार चला दी थी। वो चीख रही थी, रो रही थी, सुबह की शिव की बातें याद आ रही थी। कुछ देर में वह स्वर्ण बंद की ओर बाहर आ गई थी। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसके दिमाग बस इतना चल रहा था, वह यहाँ से कैसे निकले। वो अपने आप को देखी, वह ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती थी। वो लगड़ाते हुए आरुष के भेजे हुए बैग के पास जाके अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगी थी। कुछ देर में उसे पहनने के लिए कपड़े ले और चेंज की। अपने गले से मंगलसूत्र निकल के टेबल पर रखी, हाथों से चिड़िया, पैरों से पायल निकलकर सब रख दिया था। वो धीरे धीरे चलते हुए बाहर जाने लगी थी। सुबह से रात हो चुकी थी। शायद वह यहाँ से झुपके से भागना चाहती थी, वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। वो दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा बाहर मेन गेट पर गार्ड खड़ा था। द्रुति आसपास देख की दीवार से छलांग लगाने का सोचा। वह सब जग देख के धीरे से पर डब्बा कर एक दीवार के पास पहुंची। वह वहां पूरा अंधेरा था। वो कई कोशिश करने के बाद दीवार पर चढ़ गई थी। वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी पर पैर में चोट लगने के कारण वह खड़ी नहीं हो पा रही थी और वह लड़खड़ा गई और उसके बाद द्रुति दीवार लांघने की कोशिश कर रही थी। सामने की दीवार उसकी लंबाई से दीवार की लंबाई से छोटी थी। वो दीवार में कुछ अपने हाथों को अटकाने की कोशिश कर रही कि वह दूसरी तरफ जा सके, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। द्रुति सर पकड़ के बोली, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द्रुति आसपास देख उसे कियारियों के किनारे ईंट दिखी। वह एक एक करके जुटाने लगी थी। कुछ ही देर में ईंट से ऊंचाई बढ़ाई और उस पर चढ़ गई थी। वो थोड़ी देर में ताकत बटोर कर दीवार पर चढ़ गई थी, पर पैर में चोट होने के कारण
वह दोनों पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई और वह लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिर गई थी। वहां छोटे छोटे कंकड़ थे। द्रुति ने अपने मुंह पर हाथ रख के कस के मुंह बंद कर ली। उसे बहुत जोरों की चोट लगी थी, पर वह चीखना और चिल्लाना चाहती थी। पर द्रुति मजबूर थी। अगर किसी को पता चलता कि वह भाग रही है तो उसके साथ क्या होता वह उसे भी पता नहीं था। उसे हाथ पैरों और पर में भी चोट लगी हुई थी। वो दर्द में उठी, अपने कपड़े से गंदा झाड़ा और लगड़ाते हुए वहां से जाने लगी थी। वो उस एरिया से निकलकर वो रास्ते तक आ गई थी। उसे जरा भी चला नहीं जा रहा। उसके पैरों से, हाथ और पेट के खरोच से भी खून निकलने लगा था। वो दर्द से कहरा रही थी। वह एक किनारे रोड के फुटपाथ पर बैठ गई थी। वहां से आते जाते लोग उसे देख रहे थे। एक लड़की वहां से गुजर रही थी। वह द्रुति को देख अपनी स्कूटी रोक के उसके पास जाके बोली, आर यू ओके? ये चोट कैसे लगी आपको? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। द्रुति न में सर हिला के कही, नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। वो लड़की द्रुति को सहारा देकर उठाते हुए कही, बच्चे ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं रात में, माँ बाबा परेशान हो रहे होंगे तेरे लिए। वह द्रुति को स्कूटी पर बैठा के ले गई थी। द्रुति उसे रास्ता बता रही थी। कुछ देर में वह दिल्ली के चोल जैसे इलाके में पहुंचे। द्रुति उस लड़की को रोकते हुए बोली, बस रोक दे। वो लड़की द्रुति से बोली, अपना ख्याल रखना और आगे से काम अपने पास फोन रखना कि प्रॉब्लम में किसी को बुला सको, अब घर से निकलना नहीं। द्रुति हमें सर सिला के बोली, हाँ दीदी, अब तो शायद ही घर से निकलूंगी, थैंक यू मुझे घर तक पहुंचने के लिए। वो लड़की वाहन से चली गई थी। उस गली में सब कुछ अंधेरा था, नहीं कोई रास्ता में लाइट थी। वह चलते हुए अपने घर के दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खटखटाई वैसे ही दरवाजा खुल गया था। द्रुति सामने खड़े बच्चे को देख के रोने लगी थी। वो लड़का दरजूती को गले लगा के कहा, दीदी आप कहाँ थी? हम कितने परेशान थे, अभी हम पुलिस चौकी जा रहे थे आपको ढूंढने के लिए। अंदर से सीमा जी भागते हुए आई, द्रुति को गले लगा के बोली, जान निकल दी है हमारी, इतना कुछ हो गया है और तू गायब है, हमारी जान अटकी हुई थी। छोटू आपने हाथों को देख के कहा, माँ खून। सीमा जी अपने हाथ देखती है, फिर द्रुति को जो खून में लेटपट लग रही थी। वो द्रुति को अंदर लेट हुए बोली, द्रुति ये सब क्या हुआ है, ये खून कैसे? द्रुति सीमा जी का हाथ पकड़ के पूछी, माँ बाबा कहाँ है, आप यहाँ क्यों हो? सीमा जी उसे बैठते हुए कहीं, द्रुति क्या हुआ तुझे? सुबह में ही तू अपने ऑफिस वालों को भेजी थी बाबा के इलाज के लिए, 2 घंटे पहले ही मई बाप के पास से आई, उन्होंने कहा सुबह आने को, रात में उनका ख्याल नर्स रख लेंगी। कितन अच्छे हैं वह लोग, पता है वह लोग सरकारी हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में ले गए और ये घर को भी उस रसूखदार से छुड़वाया, खाना पीना चावल दाल सब घर में ईख के आए हैं। द्रुति सुबह की आरुष की बात याद आ गई थी। उसके दिल में एक सुकून सा मिला। छोटू गुलक फौर के पैसे लेते हुए कहा, माँ हम पास वाली मेडिकल वाले दुकान से दीदी के लिए दवा लेकर आते हैं। वो जल्दी से बाहर चला गया था। सीमा ही द्रुति को देख के कहीं, द्रुति क्या हुआ है, बोलना, ये सब चोटें और सुबह कहाँ चली गई थी? द्रुति के सामने सुबह की शादी का मंजर घूम सा गया था। सीमा जी साफ कपड़ों से द्रुति के चोट साफ करते हुए बोली, द्रुति। द्रुति अपने सोच से बाहर आके कही, माँ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस आप और बाबा ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं भी ठीक हो जाऊंगी। सीमा जी बाल संवारते हुए बोली, तू मेरी बेटा, इतना तो कोई बेटा भी नहीं करता जितना तूने किया है हमारे लिए। द्रुति कस के गले लगा ली थी। छोटू दवा पट्टी लेकर आया और सीमा जी और छोटू मिलकर द्रुति का पट्टी कर रहे थे। कुछ देर में सब सोने चले गए थे। छोटू द्रुति को गले लगाए हुए सो चुका था। सीमा जी भी चैन की नींद सो चुकी थी। जिसे नींद नहीं आ रही थी वह थे 2 लोग, द्रुति जिसे आज का पूरी चीजें आंखों के सामने रील की तरह चल रही थी, और दूसरी तरफ एक विला में पूरे अंधेरे में धैर्य सिर्फ सिगरेट के कस लिए जा रहा था। धैर्य के घर पर काम करने वाला आदमी रात का खाना बनाकर आउट हाउस चला गया था। उसे घर में क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं था। सुबह का सूरज क्या राग लेने वाला था किसी को कुछ पता ही नहीं था। द्रुति अपने भाई को पकड़ के सोई हुई थी। सीमा जी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई थी।
वो प्यार से द्रुति को उठाते हुए बोली, द्रुति बेटा उठ जा, चल मेरे साथ हॉस्पिटल, तू भी एक बार ये छोटे डॉक्टर के पास दिखा ले। द्रुति डर के उठ के बैठ गई थी। सीमा ही हैरान हो के बोली, द्रुति क्या हुआ? द्रुति गहरी सांस लेके बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। सीमा जी हाथ सहलाते हुए बोली, चल मेरे साथ हॉस्पिटल। द्रुति खड़े होने लगी, लेकिन कल उसे आरुष की बात याद आई। तुम्हारे बाबा मेरे हॉस्पिटल में हैं, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। द्रुति नमे सर हिला के झटके से बैठते हुए बोली, मापा जाओ, मैं चल भी है रही हूँ, और छोटू को अकेले कैसे छोड़ के चली? जॉन आप जाओ, मैं बाद में आके बाबा से मिलूंगी, आप उनका ख्याल रखना, कुछ जरूरत हो तो बताना माँ। सीमा जी द्रुति के पैरों को देखी जहाँ पति में खून जमा हुआ था। वो उसे ले तट हुए बोली, अच्छा तू आराम कर, मैं आती हूँ जल्दी। द्रुति सीमा जाने के बाद आपने आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बेटी हूँ मैं, अपने बाबा को देखने भी नहीं जा सकती हूँ। अगर माँ बाबा को पता चला तो क्या होगा? पर कैसे छुपाऊंगी मैं ये सच कि मैंने शादी कर ली, वह भी उससे जिसको मैं जानती तक नहीं। पर वह लोग मुझे कभी भी यहाँ से ले जा सकते हैं, मैं कब तक यहाँ छुपी रहूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे। बस हम खुश कि बाबा का इलाज हो रहा है, माँ खुश हैं। वो अपने सोच में खोसी गई थी। धैर्य के घर पर नौकर धामू अपने आउट हाउस से घर पर आया। वह सबसे पहले किचन में जाकर द्रुति के लिए नाश्ता बनाने लगा था, पर वह देखा कल रात खाना ऐसे ही रखा हुआ था। वो सारे चीजों को रख के द्रुति जिस कमरे में थी उस कमरे के पास जाके दरवाजा खटखटाया। बहुत देर बाद नहीं खुलने पर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह दरवाजा खुल गया था। वो अंदर घुसते हुए कहा, मैडम हम अंदर आ रहे हैं। उसने पूरे रूम में नजर घुमा के देखी पर उसे कहीं भी द्रुति नहीं दिखी, पर उसकी नजर जमीन पर लगी खून के ढाबों पर जरूर चली गई थी। वो खून के ढाबों का पीछे करते हुए बाहर आ गया था, जहां से द्रुति दीवाल फांद के भागी थी। वो जल्दी भागते हुए अंदर गया और धैर्य को कॉल करने लगा था। वह कम से कम 20 बार भी कॉल लगाया होगा, पर धैर्य ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। धामू सर पकड़ के कहा, अब हम क्या करें सर, तो फोन नहीं उठा रहे हैं, और उन्होंने बड़े साहब को यहाँ की बातें बताने को भी मना किया है, और उन मैडम को कुछ हो जाएगा तब क्या होगा? नहीं, हमें बड़े साहब को फोन करना ही होगा। धामू रामेश्वर यशवर्धन यानी धैर्य के दादाजी को फोन लगाया। कुछ रिंग हुए थे कि उधर से भरी आवाज आई, धामू सब ठीक है ना? लाड साहब ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं आपको? धामू ने ही हिचकते हुए कहा, साहब हमें कुछ कहना था। रामेश्वर जी ने कहा, कहो धामू। धामू थूक निगलते हुए कहा, साहब कल जो सर के साथ लड़की आई थी वह अब घर पर न ही है, वह पीछे वाले दीवार कूद कर भाग गई है। रामेश्वर जी ने कहा, लड़की? कौन लड़की? रामेश्वर जी धामू का फोन का जवाब दिए, क्या लड़की? धामू आगे कुछ कहता उससे पहले रामेश्वर जी ने कहा, हाँ तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी धामू, कौन सी नई बात है? आए दिन धैर्य की गर्लफ्रेंड आते रहती हैं, उनमें से ही कोई एक होंगी। धामू ने कहा, मलोक आप समझ नहीं रहे हैं, वह लड़की उन जैसों में से नहीं थी। छोटे मालिक ने शादी कर ली है, हमें लग रहा है वह शादी के जोड़े में थी। मालकिन का मंगलसूत्र उनके लगले में देखा था हमने, उनके पैरों में चोट लगी थी और घर में भी खून के ढाबे लगे हुए हैं। वह बाउंड्री लांघ के चली गई है, कमरे में उनकी साड़ी और मंगलसूत्र कमरे में पड़ी हुई है। छोटे मालिक भी कल से घर नहीं आए हैं, मालिक उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा, वह बहुत कमजोर लग रही थी। धामू तुरंत फोन कट करके धैर्य को कॉल करने लगे थे, पर धैर्य तो अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे। वह कुछ देर पहले ही सोया था, नहीं उसे फोन की फिक्र थी नहीं उसे दुनिया की, वह नशे में भांड होकर सो चुका था। रामेश्वर जी कई बार कॉल कर चुके थे, जब धैर्य फोन नहीं उठाया वह आरुष को कॉल करने लगे थे, पर आरुष द्रुति के बाबा के इलाज में बिजी था, उसका भी फोन केबिन में लगातार बजे जा रहा था। रामेश्वर जी दिल्ली से थोड़ा बाहर थे, उन्होंने अपनी कमरे खोली, एक 20 पानों का फाइल निकल के देखने लगे थे। उन्होंने जल्दी से ड्राइवर को कॉल करके कहा, हम 15 मिनट में दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। रामेश्वर जी ड्राइवर की बात बिना सुने फोन रख दिया था। 15 मिनट बोलकर भी रामेश्वर जी 5 मिनट में बाहर आकर ड्राइवर को कॉल करने लगे थे। 2-3 मिनट में ड्राइवर भागते हुए आया और सर नीचे करते हुए कहा, सर माफ करें, हमें थोड़ी सी देर होगी। रामेश्वर जी जल्दी से कार में बैठते हुए बोले, अरे माफी मत मांगो, मुझे पता है मैं ही जल्दी आ गया था।
ड्राइवर कार में बैठते हुए कहा, सर दोपहर का वक्त है, ट्रैफिक भी नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रमेश्वर जी कहा, हाँ चले जितनी जल्दी चल सकते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट आगे बढ़ गया था। रामेश्वर जी खिड़की के बाहर ताकते हुए सोचने लगे, क्या धैर्य ने सच में ये कर दिया है? क्या वह हमारी सारी शर्तें मान गए? नहीं नहीं, इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? वो पूरे रास्ते रामेश्वर जी अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। कुछ घंटे के यात्रा के बाद वह दिल्ली पहुंच चुके थे। कार जैसे ही अंदर आई, घामू वहां भागते हुए आ गया था। घामू गहरी सांस लेके कहा, मालिक छोटे मालिक अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। रामेश्वर जी फटाफट अंदर आते हुए कहे, दूसरे लाडले साहब को कॉल किया तुमने? धामू न में सर हिला दिया था। रामेश्वर जी उसी रूम में गए जहां द्रुति रुकी हुई थी। रामेश्वर जी बेड पर राखी साड़ी और मंगलसूत्र देखे। वो मंगलसूत्र को हाथ में लेकर छूते हुए कहे, ये तो रुक्मणी वाली मंगलसूत्र है जो मैंने धैर्य को कुछ दिन पहले ही दी थी। वो फोन निकालकर बाहर जाते हुए कहे, इस रूम को अच्छे से समेटे, मुझे पूरा रूम क्लीन करो धामू, और ये सारा सामान धैर्य के रूम में रखे और ड्राइवर को कहे हमारा सारा सामान इस घर ले लाए। रामेश्वर जी आरुष को कॉल करने लगे थे। कुछ ही देर में आरुष ने साल उठा लिया था। आरुष ने कहा, दादू कैसे हैं आप? रामेश्वर ही सोफे पर बैठते हुए कहे, अपने मित्र और खुद में लेकर घर पहुंचे, जल्दी के जल्दी नहीं तो हम आपके माँ डैड के पास पहुंच जाएंगे। आरुष चौंक के कहा, दादाजी आप साउथ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? रामेश्वर जी ने कहा, आप आए तो जरा तब बताते हम क्या कर रहे हैं। आरुष सर पर हाथ रख लिया था। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया था। आरुष अपना डॉक्टर वाला कोट उतार के फेंकते हुए कहा, ये लड़का द्रुति को छोड़ के कैसे जा सकता है? ऊपर से दादाजी, वह तो डर गई होगी। आरुष भागते हुए हॉस्पिटल से निकाल गया था। आरुष कुछ देर में एक फ्लैट सामने खड़ा था। वह दूर बेल बजाए पर किसी ने खोला ही नहीं। वह छीलते हुए कहा, क्या करूं मैं इस लड़के का? वो गेट पर पासवर्ड को डाला और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सिगरेट का पूरा धुआं बाहर निकलने लगा था। आरुष खांसते हुए कहा, कमीना साला, अपना फेफड़ा जलाकर मानेगा और मेरा सर और दिल दोनों जला के मानेगा। एक मानसूसी बच्ची जैसी लड़की से पहले शादी कर ली, उसके बाद पूरी रात उसे अकेले छोड़ दिया है। आरुष ऊपर देखते हुए कहा, भगवान जी इस गुस्सैल को थोड़ी अकाल दो और इसके सीने में दिल दो, जो लड़कियों को मजाक समझना बंद करे और उस लड़की के लिए भी फीलिंग आए। आरुष सरे खिड़की दरवाजे खोलने लगा था। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था। आरुष धैर्य के कमरे में जाकर उसे सोता देख के तो उसे बहु गुस्सा आ रहा था। वह बाथरूम में जाके एक बाल्टी में पानी भर के बाहर लाया और धैर्य के ऊपर फेंक दिया था। धैर्य हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, व्हाट द फक? आरुष गुस्से में छीलते हुए कहा, फक योर सेल्फ ब्रो, अरे यू आउट ऑफ योर माइंड। धैर्य बिल्कुल उसके सामने खड़े होके कहा, व्हाट द हेल, सुबह दारू पी कर आया है क्या? माँ दिल्ली में ड्रिंक सस्ते में मिलते हैं, इसके मतलब ये है कि तू कभी भी पी ले यार। वैसे भी तुझे हॉस्पिटल जाना होता है, तेरी लाइसेंस कैंसिल हो सकती है। आरुष उसे मुक्का मरते हुए कहा, दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है, और सुबह नहीं रात होने वाली है, थोड़ा टाइम देखो। और बाहर भी कमरे में 10 लाइट लगी हैं, न इसलिए सुबह और रात का फर्क नहीं पड़त है तुझे, और साले मई तेरे जैसा नशेड़ी नहीं हूँ। धैर्य आरुष का कल्लोर पकड़ते हुए कहा, आबे 2 दिन से देख रहन हूँ, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। दोस्त हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता है तू। आरुष उसे धकेलते हुए कहा, दादाजी तेरे विला पर वेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम दोनों वहां नहीं पहुंचे तो वह मेरे माँ डैड के पास चले जाएंगे। वह मैं तेरी वजह से अपने माँ डैड को अटैक नहीं देना चाहता हूँ। धैर्य की आंखें बड़ी हो गई थी। वह खड़े होके कहा, क्या कहा तुमने? आरुष फिर से मरने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, वही जो तूने सुना है। और साले किसने कहा था तुझे दिल्ली के मैप में दोनों घर अलग अलग कौन में लेने के लिए? अगल बगल नहीं ले सकते थे कि ऐसे सिचुएशन में कम से कम जल्दी तो चले जाते। धैर्य कंधे पकड़ के कहा, ये सब दादाजी की वजह से ही तो हो रहा है, टेंशन मत लो, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर निकलते हैं। आरुष सर पकड़ के बैठते हुए कहा, ये कमीना इतना शांत कैसे हो सकता है? धैर्य आधे घंटे में रेडी होकर बाहर आ गया था। आरुष उसे देख के कहा, यहाँ मेरी फटी पड़ी है और ये राजकुमार की तरह सज रहा है,
वैसे भी दादा पोते जब मिलते हैं अरुगे तो होती ही हैं। आज पता नहीं कौन से जंग के लिए तैयार हो रहा है। दोनों कार से निकाल गए थे। दोनों में से किसी को नहीं पता था हुआ क्या था। दोनों की कार एक एक करके अंदर आ रही थी। दोनों कार से निकले और अंदर चले गए थे। रामेश्वर जी सामने लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आरुष दादाजी को देख न छोड़ के पूरा नजर घुमा घुमा कर देख रहा था। रामेश्वर जी हंसते हुए कहे, अरे अरे आइए बरखुरदार, आपको सबकी फोन की रिंग सुनाई देती है पर आपको अपने दादा की ही फोन क्यों नहीं सुनाई देती है। धैर्य गुस्से में कहा, दादू मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मेरा हर चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। आरुष बीच में कहा, त्रुटि। दोनों आरुष को देखने लगे थे। धैर्य अंगूठे से अपने सर पर रगड़ते हुए कहा, दादू मुझे पता है आप उस लड़की से मिल चुके हो और आपकी तो शर्त पूरी हो गई ना। आरुष आंखें बड़ी करते हुए कहा, शर्त। रामेश्वर जी कंधे पर हाथ रख के बोले, अगर अपने हमारी शर्त पूरी कर दी तो कहाँ है वह लड़की। धैर्य कहाँ है वह लड़की, क्यों छोड़ के गए उस लड़की को, वह लड़की खून में लथपथ कहाँ गई वह लड़की। रामेश्वर जी गुस्से में छीलते हुए कहे, जाए उसे कहीं से भी लेकर आए।